नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जो मेन टॉपिक है उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है आपका सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी प्रश्न आते हैं उसका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद है आपका मध्याह्न भोजन, इसमें से भी प्रश्न आते हैं, तो इसका भी मैं अभी आप लोगों को पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूं, आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। उसके बाद है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इससे भी प्रश्न आते हैं, तो इसे भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है। इसे सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो सर्व शिक्षा अभियान को। इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा भी दिया जाता है। यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, ये किसका नारा है, तो आप आसानी से टिक लगा देंगे, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2001 में प्रारंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में हुई थी, जिसके अंतर्गत समस्त लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया था। बाद में यह योजना सर्व अभियान के विलय को कह रहे हैं कि बाद में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय हो गई। कौन सी योजना? यहाँ पर ध्यान रखना है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय हो गई। अब हम पढ़ते हैं सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य। अब इनका क्या लक्ष्य था तो ये भी देख लीजिए। विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक विद्यालयों या विद्यालयों में वापस अभियान के द्वारा वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना था इनका लक्ष्य। वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना, वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना। ये सब इनका लक्ष्य है। किसका? सर्व शिक्षा अभियान का। आगे हम चलते हैं तो कह रहे हैं कि जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। वर्ष 2007 कब? तो वर्ष 2007 तक प्राथमिक चरण और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर आने वाले सभी लिंग संबंधी और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को खत्म करना। किसका था अभियान? ये सर्व शिक्षा अभियान का। किसका लक्ष्य था? तो सर्व शिक्षा अभियान का। अब हम मध्याह्न भोजन स्कीम जो है उसके बारे में जानते हैं। मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु, ऐसा प्रश्न आया है, तमिलनाडु से प्रारंभ हुई। कहाँ से इसकी प्रारंभ हुई थी मध्याह्न भोजन की? तो तमिलनाडु। जिसका उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान को सफलीभूत बनाना था। सर्व शिक्षा अभियान जो चल रही थी उसको सफल करना था। प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि हो तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी हो इत्यादि को ध्यान में रखकर यह स्कीम की शुरुआत की गई थी। किस स्कीम की? तो मध्याह्न भोजन की, जिसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से वर्णित हैं। अब देखते हैं इनकी क्या क्या विशेषता। पहला है आपका सुविधाहीन वर्गों से संबंधित बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति, प्रतिधारण एवं अध्ययन स्तरों में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा के व्यापीकरण को बढ़ाने तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों की पोषाहार स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को
पोषाहार समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत की गई थी। कब? 15 अगस्त 1995 को पोषाहार समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत की गई थी। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत 1ली से 5वीं कक्षा तक देश के राजकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रति माह 3 ग्राम गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई। किंतु इस योजना के अंतर्गत छात्रों को दिए जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्र को न प्राप्त होकर उसके परिवार को मिल जाता था। इसीलिए 1 सितंबर 2004 को प्राथमिक विद्यालयों के पके पकाए भोजन उपलब्ध कराने की योजना आरंभ कर दी गई। पके पकाए भोजन की योजना कब प्रारंभ की गई? बिल्कुल नहीं भूलना है, 1 सितंबर 2004। तीसरा है आपका, पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया कि भोजन कम से कम 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन वाला हो। भोजन पकाने का कार्य ग्राम पंचायतों की देखरेख में किया गया। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि ये जो मिड डे मील इसे ही कहते हैं, उसके अंतर्गत भोजन पकाने का कार्य किसको दिया गया? तो ग्राम पंचायतों को दिया गया था, उनके देखरेख में ही यह कार्य होती है। चौथा है आपका, मध्याह्न भोजन वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक उपलब्ध कराया जाएगा। मध्याह्न भोजन वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक विद्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। इसे ही मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। आगे है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब इसको भी देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम मूलतः वर्ष 2005 के सभी के अधिकार विधेयक का संशोधन रूप है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। इसी तरह से प्रश्न आता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 21A में। ये देखिए आपके सामने में है, ऐसा प्रश्न आया है और फिर से आएगा। अगला है आपका कि इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। कब से लागू हुआ? ऐसा प्रश्न आया है, आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2010। अभी STET में यह प्रश्न आया था, बिहार STET में। उसके आगे है आपका कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का महत्व क्या है, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। क्या है? समजातीय है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्कूलों तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। इससे इस आयु वर्ग के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम का जो पारित किया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो जाकर के 2010 में पारित हुआ, उसमें कह रहे हैं कि स्कूल तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। इससे इस आयु वर्ग के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए। किसका भविष्य उज्जवल हो जाए? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। किसी प्रजातांत्रिक देशों में शिक्षित नागरिकों का बड़ा महत्व है। शिक्षा द्वारा ही आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर स्तर पर जनशक्ति का विकास होता है। शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी इन्होंने नीचे में बता दिया है कि शिक्षित यदि देश होगा तो स्वाभाविक है हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। आगे है आपका शिक्षा के आधार पर अनुसंधान और विकास को बल मिलता है। इस तरह शिक्षा वर्तमान ही नहीं भविष्य के निर्माण का भी
अनुपम साधन है। इन सब दृष्टिकोणों से भी शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाने का महत्व स्पष्ट हो जाता है। शिक्षा ही मनुष्य को विश्व के अन्य प्राणियों से अलग करके उसे श्रेष्ठ व सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने के काबिल बनाती है। इसके अभाव में न केवल समाज का बल्कि पूरे देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है। शिक्षा के इन्हीं महत्वों को देखते हुए भारत सरकार ने सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने का एक प्रशंसनीय कार्य किया है भारत सरकार ने। आगे है कि इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चे, बाल मजदूर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चों को मिलेगा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा अन्य कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस अधिनियम के लागू होने के बाद यह आशा की जा सकती है कि विद्यालय को छोड़ने वाले तथा पहले विद्यालय न जाने वाले बच्चों को अब प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। इसका बहुत ही बड़ा लक्ष्य था जो अभी धरातल पे आपके सामने में दिख भी रहा है और आगे भी दिखेगा। तो आगे अब शिक्षक बनने जा रहे हैं। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश का भविष्य कैसे उज्जवल हो, उसके लिए हमें अपने विद्यालय में काम करना है, ना कि वहाँ पर जाके पैर पे पैर चढ़ा के और अपने कुर्सी पे बैठ जाना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही सुझाव दूंगा कि इन सभी बातों को अपने ध्यान में रखते हुए और जो अध्यापन का कार्य है उसे ईमानदारी से आप करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आता है सीटेट अन्य किसी भी टेट में तो आप आसानी से उत्तर दे देंगे। तो चलिए सर, धन्यवाद।